नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HMSR। आज हम एक ऐसा इम्पोर्टेंट इशू ले रहे हैं जिसकी एक समय की आवश्यकता है और ये विषय है ढैंचा की हरी खाद। आप मुझसे अगर एक प्रश्न पूछें कि सभी खादों में सबसे अच्छी खाद कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा ढैंचा की हरी खाद। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं आज आपको 12 फायदे इसके गिनाऊंगा जो एक आपके लिए और ज़मीन के स्वास्थ्य के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इससे ज़मीन की ताकत बढ़ती है। इससे ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो एक तरह से स्थिर सा हो गया है और बल्कि कम होता जा रहा है, इसके साथ साथ दूसरे पोषक तत्व भी मिट्टी में कम होते जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए और ज़मीन के हेल्थ की रीफिलिंग के लिए ढैंचे की हरी खाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि ये एक लाइव मल्चिंग के तौर पे काम करती है। लाइव मल्चिंग क्या होती है कि जैसे ज़मीन पर हम आच्छादन यानी कि ज़मीन को ढकते हैं, तो उसमें एक तो मल्चिंग होती है अवशेष की मल्चिंग, जैसे फसल अवशेष बच जाते हैं, घास फूस बच जाता है, उससे हम ज़मीन को ढक देते हैं। तो एक तो वो है अवशेष यानी कि कास्ट आच्छादन, और दूसरा होता है सजीव आच्छादन यानी कि जिंदा, लाइव मल्चिंग इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जमीन के ऊपर हम गर्मी के मौसम में कोई ना कोई फसल उगा करके रखते हैं और उन फसलों में सबसे अच्छी इस वक्त ढैंचा की फसल है। जब जमीन को ये फसल ढक के रखती है या कोई भी दूसरी फसल, विशेष तौर पे दलहनी फसलों की हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दलहनी फसलों में भी ढैंचा जो है वो सबसे अच्छी हरी खाद है। तो इसमें ये जमीन को गर्मी के मौसम में ढक के रखती है ऊपर से। और इसका क्या फायदा होता है कि जब गर्मी होती है तो गर्मी की जब लू चलती है और ऊपर से गर्म किरणें जब जमीन के ऊपर गिरती हैं, तो इससे जो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन है उसका नुकसान होता है। तो इसमें जब जमीन को ढक करके रखती है तो जो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो बना रहता है और उसका नुकसान बहुत कम होता है। तीसरा, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार जैसे जमीन के अंदर लगभग जो बीज होते हैं घास के वो पड़े रहते हैं, और जब हम ढैंचे की बिजाई करते हैं और उसमें बार बार पानी आता है तो वो बीज उसमें जम जाते हैं। जो मेन फसल आती है आगे ढैंचे के बाद, तो उसमें फिर खरपतवारों की जो एक संख्या है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और कंट्रोल हो जाता है। और धान की फसल में तो एक बहुत ही इफेक्टिव है ये। लगभग बीज पहले ही जम जाते हैं और थोड़े बहुत अगर घास के पौधे बाद में होते भी हैं तो उनके हाथ से भी निकाला जा सकता है। चौथा इसका ये है कि इसकी जड़ें 1.5 से 2 फुट, यहाँ तक के लिटरेचर कहता है कि 3 फुट तक भी चली जाती हैं नीचे ज़मीन में, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो टैप रूट सिस्टम होती हैं। और जब ये जड़ें नीचे जाती हैं तो ज़मीन को खोल देती हैं और जो नीचे के पोषक तत्व होते हैं, जो नीचे की सतह में जमा रहते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको भी ये फसल ले लेती है। और वो पोषक तत्व जब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हरी खाद के बाद वो पोषक तत्व जो मुख्य फसल होती है उसको उपलब्ध हो जाते हैं। पांचवा बताऊंगा कि एक मुख्य जो इसका एक और है वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का इशू है, कि जो ये दलहनी फसलें होती हैं इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यानी कि ये जो दलहनी फसलें होती हैं तो इसमें जो जड़ें होती हैं वो जो डाइवैलेंट कैटायन होते हैं। देखिए, इसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारे 17 पोषक तत्व हैं उसमें 7 मुख्य तौर पे जो काम करते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कैटायन जो सीधे एक फसल ले पाती है, तो उनमें 7 पोषक तत्व हैं। इनमें एक पोटास है, पोटाशियम जिसको बोलते हैं, और इसके बाद जैसे आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, ये सारे ही डाइवैलेंट कैटायन होते हैं। यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो डबल होता है। इनमें एक सिर्फ 7 में से एक ऐसा पोषक तत्व है पोटास, जिसमें एक मोनोवेलेंट होता है, यानी कि एक चार्ज होता है, इसमें सिंगल चार्ज होता है, और दूसरे सभी जो डबल चार्ज होते हैं। तो जो दलहनी फसलों की जड़ें होती हैं उनकी जो प्रीफरेंस होती है, उनकी जो चॉइस होती है, जो इंक्लिनेशन होती है उनकी, वो डाइवैलेंट कैटायन की होती है। यानी कि जिन पोषक तत्वों के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं उनके साथ ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी करती है। तो इसकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी ज़्यादा होती है मोनोकोट फसलों से।
तो वो भी पोषक तत्व इसमें जो ये फसल एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो एक अदला बदली होती है जड़ों के साथ तो वो ज्यादा होती है। और जब वो पोषक तत्व, जब हरी खाद हम प्रयोग कर लेते हैं तो ऊपर जब उसको हम मिट्टी में मिलाते हैं तो डाइवेलेंट जो कैटायंस हैं, और ये ऐसे कैटायन हैं, लगभग सारे ऐसे कैटायन हैं जो फोटोसिंथेसिस में और क्लोरोफिल के सिंथेसिस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक मुख्य रोल अदा करते हैं, और जिससे सारे जो पौधे की जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, श्वसन क्रिया है, या दूसरे भी जो भी मैकेनिज्म है, कैटाबोलिक या एनाबोलिक एक्टिविटीज जितने भी हैं प्लांट के अंदर, ये उसमें जो पोषक तत्व में मुख्य रोल अदा करते हैं। और जब ढैंचे की हमारी खाद लेते हैं तो ये मिट्टी में पौधों को जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। छठा है कि जैसे एक हार्ड पैन डेवलप हो जाती है नीचे, जो 1 फुट, जो लगभग 1 से 1.5 फुट के नीचे या 2 फुट तक कई बार एक हार्ड जो लेयर नीचे डेवलप हो जाती है। और ये आमतौर पे वहाँ होती है कि जहाँ धान गेहूं फसल चक्कर है उसमें हो जाती है, और जहाँ नमक है जो ट्यूबवेल के पानी में, और लगभग हरियाणा की अगर मैं बात कहूँ तो 70% पानी में नमक है। और जहाँ भी ये परिस्थितियाँ हैं, चाहे धान गेहूं फसल चक्कर है या अंडरग्राउंड वाटर में नमक है, तो वहाँ हार्ड पैन नीचे डेवलप हो जाती है। या जैसे हैवी मशीनरी हम बार बार यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर नीचे हार्ड पैन 1-1.5 फुट पे डेवलप हो जाती है, तो उसको भी ये तोड़ने का काम करती है। और जिससे वो जब टूटती है तो खेत में जो पानी खड़ा हो जाता है, जब बारिशें होती हैं तो फसल के अंदर पानी खड़ा होने लग जाता है, जिसका फसल के ऊपर नुकसान होने लग जाता है। विशेष तौर पे जब फसल पकाई पर आती है और पानी खड़ा हो जाता है तो फसल गिर जाती है, और उसमें जो पैदावार में भी कमी आती है। तो हार्ड पैन को तोड़ने में भी ये एक इंपॉर्टेंट उसमें सुराख कर देती है, छिद्र कर देती है। तो उसमें इस तरह से हार्ड पैन को तोड़ने में भी ये मदद करती है। 7वां फायदा क्या है कि इसकी जड़ें जैसे ऊपर की लेयर में भी रहती हैं, जो प्लो लेयर होती है, और नीचे की लेयर में भी जैसे चली जाती हैं, यानी कि जो एरोबिक सिचुएशन है खेत में वहाँ भी जड़ें रहती हैं, और एनएरोबिक सिचुएशन है यानी कि जो नीचे की सब सॉइल आ जाती है उसमें जैसे 2 तरह के जीवाणु होते हैं, एक हवा वाले जीवाणु, दूसरे बिना हवा वाले जीवाणु। तो जो नीचे होते हैं, जो नीचे की लेयर्स में होते हैं, जो बिना हवा वाले जीवाणु होते हैं, उनका भी इसमें पोषण होता है, और हवा वाले जीवाणु का भी पोषण होता है। और ये दोनों जीवाणु जब मिल जाते हैं तो इनका जो काम है वो डबल हो जाता है। तो इससे जो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी बढ़ता है, और जमीन में जो एक कंजर्वेशन है और जो नाइट्रोजन कंटेंट है जमीन का, उसकी भी जो एक एक्युमुलेशन इसमें ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो भी जो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होता है ज़्यादातर 90% उसी के साथ बंद कर रहती है। और जब ऑर्गेनिक कार्बन खेत का बढ़ जाता है तो खेत में नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ जाता है, अवेलेबल नाइट्रोजन कंटेंट। 8वां ये है कि जैसे कई जगह पर जो ऊपर की लेयर होती है जमीन की, मिट्टी की, उसमें इरोजन हो जाता है। जैसे ज़्यादा बारिश आ जाती है तो ऊपर की जो लेयर होती है वो बारिश की वजह से बह जाती है, बाहर निकल जाती है। और जैसे सैंडी एरियाज हैं जहाँ पर लाइट ज़मीनें हैं, लाइट टेक्सचर्ड ज़मीनें हैं, उसमें कुछ जैसे हवा की वजह से भी इरोजन होता है। तो ये दोनों तरह के इरोजन जब जमीन के ऊपर ये ढैंचे की हरी खाद रहेगी, ढैंचे की फसल रहेगी, तो उसमें जो हवा और जल से जो प्लो लेयर का लॉस होता है वो भी इसमें बचाव हो जाता है। 9वां क्या है कि जब हम इसकी हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो ये तुरंत अगली फसल को न्यूट्रिशन देने लग जाती है। जैसे अगर अवशेष हम अनाज की फसलों के मिलाते हैं मिट्टी में तो अगली फसल पीली होने लग जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो अनाज की फसलें हैं उनका सीएन रेशियो वाइड होता है, और जो दाल की फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उनका सीएन रेशियो कम होता है। और जब दलहनी फसलें जमीन में मिलाई जाती हैं, उनकी हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो तुरंत नाइट्रोजन और दूसरे जो पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं वो तुरंत अगली फसल को मिलने लग जाते हैं, और पौधे उसमें तुरंत हरे होने लग जाते हैं और पीले नहीं होते हैं। 10वां जो एक विशेष तौर पे प्राकृतिक खेती में, क्या कोई भी खेती आप करते हैं तो उसमें जीवाणुओं की और केंचुओं की एक बड़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है।
तो उनको बढ़ने के लिए, पनपने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको फूड भी एक तुरंत मिल जाता है जब कोई हम ऑर्गेनिक मैटर और उनमें भी जैसे हरी खाद ढांचे की जब ज़मीन में मिलाते हैं तो उनको पौधे जैसे तुरंत हरे होने लग जाते हैं। तो जीवाणुओं को और जो केंचुए होते हैं उसमें उनको भी तुरंत भोजन मिलने लग जाता है और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी फास्ट हो जाती है। 11वां ये है कि जो दलहनी फसलें हैं तो वो जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है उसकी भी फिक्सेशन करते हैं। जैसे जड़ों के ऊपर एक सिम्बियोटिक एक बिहेवियर होता है कि जो राइजोबियम होता है दाल की फसलों में, तो वो जैसे जड़ के ऊपर बैठ जाता है तो जड़ पौधा उनको पालता है और वो पौधे की मदद करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है 78% उसको पौधे की जड़ों पर फिक्स करते हैं और वो जो नाइट्रोजन है, जो नोडुलेशन है, वो उस फसल को ही नहीं बल्कि अगली फसल को भी इसमें नाइट्रोजन की, बल्कि दूसरे जो खाद है उनकी भी 1/3 के करीब, जो फास्फोरस और पोटास है उनकी भी रिकमेंडेशन 1/3 के करीब कम कर दी जाती है और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी उसमें लगभग 30 से 60 किलो नाइट्रोजन तक ये फिक्स कर सकती है कोई भी दाल की जो फसल हम लेते हैं हरी खाद के रूप में। लेकिन अगर प्राकृतिक खेती में हम लेते हैं तो उसमें जो सेविंग है नाइट्रोजन की वो और भी ज़्यादा हो जाती है और उसमें 100 से 120 किलो नाइट्रोजन यानी कि इससे भी ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है प्रति हेक्टेयर। और आप अगर धान की हरी खाद के बाद जैसे धान की फसल लेते हैं तो उसमें जैसे आपकी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज होती हैं, पीआर टाइप होती हैं, तो इनमें 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक की रिकमेंडेशन होती है। और इसमें प्राकृतिक खेती में जब हम करते हैं तो इसकी पूरी खुराक हरी खाद से और जीवामृत, घन जीवामृत जैसे हम अप्लाई करते हैं तो उससे हमें बाहर से यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें इस हद तक जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है। 12वां क्या होता है कि मान लो कोई भी खाद आप डालते हैं, उदाहरण के तौर पे गोबर की खाद या केंचुए खाद डालते हैं, आप कोई कंपोस्ट डालते हैं, तो वो ऊपर की लेयर में रहती है, वो नीचे की लेयर में बहुत कम जा पाती है। तो उसमें इसमें क्या होता है कि इसकी जड़ें जैसे नीचे जाती हैं और सब सॉइल में यानी कि जो पलो लेयर है उससे भी नीचे रह करके जब वो सड़ती हैं, गलती हैं, तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ भी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जब कि दूसरी जो आपकी खाद होती है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, उसका जो असर है ऊपर की 6 लेयर में ही बना रहता है। लेकिन इसका जो असर है, जो ये एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, जो एनरिचमेंट देती है, वो नीचे की लेयर में भी प्रोवाइड करती है। इसके अतिरिक्त जैसे गोबर की खाद होती है उसका या केंचुए की खाद होती है, उनका असर फसल पर धीरे धीरे होता है और 2 से 3 साल तक बना रहता है। लेकिन ये ऐसी फसल है, ये तुरंत पौधों को एक पोषित करती है, पोषण तत्व प्रदान करती है और जिससे जो बढ़वार है या पौधे की जो एक टिलरिंग है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाती है और उसकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो भी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने इसमें आपको 12 फायदे बताए हरी खाद के और ये आप अगर इसको लेकर के चलेंगे तो ये मैं सत्य के साथ कह सकता हूँ कि एक निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आप हरी खाद का प्रयोग करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी आपको। इसके बगैर आपकी ज़मीनें नहीं बच पाएंगी, क्योंकि एक ज़मीनों का लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और जो हरी खाद है उनमें सबसे जो बढ़िया, पहली बात तो ये है कि सब खादों में सबसे अच्छी खाद हरी खाद है। और जो हरी खाद है, हरी खाद में भी सबसे बढ़िया ढांचे की खाद है, क्योंकि इसमें जो फ्रेश जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा मिल जाता है। दूसरी जो दलहनी फसलें होती है उनके कंपैरिजन में इसमें जो एक ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो भी लगभग एक अच्छी मात्रा में पौधे को प्राप्त हो जाते हैं और अगली फसल भी अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है और पैदावार अच्छी होती है। धन्यवाद।